आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरुदत्त की, जिनकी आज 97th बर्थ एनिवर्सरी है। गुरुदत्त जिन्होंने फिल्में बनाई तो उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की पहचान बन गईं। गुरुदत्त भारतीय सिनेमा का आधार माने गए, लेकिन पर्सनल लाइफ में कभी खुश नहीं रहे। गीता दत्त से शादी की, वहीदा रहमान से प्यार हुआ तो शादीशुदा जिंदगी दुखदाई हो गई। प्यार में धोखा मिला, बच्चों से मिलने के लिए तड़पते रहे और फिर 39 साल की उम्र में सुइसाइड कर लिया। आज गुरुदत्त की 97th बर्थ एनिवर्सरी है। गुरुदत्त ने महज 8 फिल्में ही डायरेक्ट की। उनकी सभी फिल्में सबसे बेहतरीन फिल्मों में से हैं। उनकी फिल्म प्यासा को दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। ये फिल्म टाइम मैगजीन के 100 ग्रेटेस्ट मूवीज़ लिस्ट में शामिल की गई है। इसके अलावा कागज के फूल, चौदहवीं का चांद और साहेब बीबी और गुलाम कल्ट सिनेमा मानी जाती हैं। गुरुदत्त की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ट्रैजिक रही। गुरुदत्त ने नाम पैसा सब कमाया, फिर भी अपनी ज़िंदगी से वो तंग थे। हंसता खेलता परिवार होने के बावजूद गुरुदत्त का आखिरी वक्त अकेले में कटा। शायद यही अकेलापन उन्हें मौत की तरफ खींच कर ले गया। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटका में हुआ था। उनके पिता शिवशंकर राव पादुकोण एक बैंकर और प्रिंसिपल थे। वहीं उनकी मां बसंती एक शिक्षक और राइटर थीं। गुरुदत्त जब पैदा हुए तब उनका नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण रखा गया, लेकिन बाद में उनका नाम बदलकर गुरुदत्त पादुकोण रख दिया गया। उनके 4 भाई बहन थे। गुरु को शुरू से ही डांस में खासी रुचि थी, इसीलिए 1942 में उन्होंने उदय शंकर डांस स्कूल में एडमिशन ले लिया। गुरुदत्त 2 साल तक डांस एकेडमी का हिस्सा रहे। डांस स्कूल छोड़ने के बाद 1944 में गुरुदत्त को लेवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने टीचर के लिए भगवत गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और अपनी बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी गुरुदत्त को ज़्यादा दिन अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बहुत जल्द वो नौकरी छोड़ दी। गुरुदत्त ने कुछ समय बाद प्रभात फिल्म कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उनके चाचा ने उन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दिलवाई थी। एक फिल्म के सिलसिले में देवानंद को प्रभात स्टूडियो जाना था। उस इलाके में एक ही लॉन्ड्री थी जहाँ देवानंद अपने कपड़े धुलवाया करते थे। उस दिन देवानंद लॉन्ड्री पहुंचे तो उनके कपड़े गायब थे। उनके कपड़े कोई और चुपके से उठा कर ले गया था। देवानंद उस दिन मन मार कर रह गए और दूसरे कपड़े पहनकर स्टूडियो पहुंचे। सेट पर कई लोग थे, देवानंद भी वहीं मौजूद थे। तभी देवानंद की नज़र एक लड़के पर पड़ी। दरअसल ये लड़का और कोई नहीं, गुरुदत्त ही थे। उन्होंने वही कपड़े पहने थे जो लॉन्ड्री से गायब हुए थे। देवानंद ने वो कपड़े पहचान लिए। देवानंद ने गुरुदत्त से बोला हाय। तब गुरुदत्त ने बड़े अनमने मन से हेलो बोला। फिर देवानंद ने कहा कि तुम्हारे कपड़े बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, कहाँ से लिए? गुरुदत्त ने उनकी तरफ देखकर जवाब दिया, मेरे नहीं हैं, लेकिन किसी को बताना मत। आज लॉन्ड्री वाले के यहाँ गया तो उसने मेरे कपड़े धोए नहीं थे। मुझे वहाँ से ये बढ़िया कपड़े मिल गए तो मैं उठा लाया। देवानंद मुस्कुरा दिए। गुरुदत्त की साफगोई उन्हें पसंद आई। उन्होंने कहा, मैं देवानंद हूँ, चेतनानंद का भाई हूँ, ये कपड़े मेरे ही हैं। गुरुदत्त अचानक सकपका गए। फिर देवानंद ने कहा कि तुम इस तरह कपड़े उठा लाए हो तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुमने जिस सच्चाई से कहा कि ये कपड़े तुम्हारे नहीं हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों वहीं पर दोस्त बन गए। बस यहीं से दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उसके बाद दोनों ने साथ में पुणे घूमा और जब देवानंद की पहली फिल्म बाजी आई तो उसे गुरुदत्त ने ही डायरेक्ट किया। बाजी फिल्म हिट रही और इससे हुई कमाई से गुरुदत्त ने अपनी फैमिली के लिए पहला सीलिंग फ़ैन खरीदा। इसी फिल्म को बनाने के दौरान उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई जो ताउम्र उनके साथ जुड़े रहे। उन्हीं में से एक नाम जॉनी वॉकर का भी आता है। फिल्म बाजी के सेट पर ही गुरुदत्त की मुलाकात सिंगर गीता रॉय से हुई। उस समय गीता रॉय का नाम गुरुदत्त से ज़्यादा मशहूर था। गीता के पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी और वो उसी गाड़ी से गुरुदत्त से मिलने उनके फ्लैट पर आया करती थीं। गीता काफ़ी सरल स्वभाव की थीं। वो गुरुदत्त के घर जाती तो रसोई के काम में भी हाथ बटाती थीं। दोनों में देखते ही देखते प्यार हो गया और एक दूसरे से लव लेटर भी शेयर करने लगे।
1953 में ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। गुरुदत्त फिल्म सीआईडी के लिए नए चेहरे की तलाश में थे और उन दिनों वहीदा रहमान साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थीं। एक समारोह में दोनों की मुलाकात हुई। गुरुदत्त को वहीदा रहमान वहीं पसंद आ गईं। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लेकर वहीदा को फिल्म सीआईडी के लिए सेलेक्ट कर लिया। शूटिंग के दौरान ही दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इसके बाद फिल्म प्यासा बनाने की बात आई तो गुरुदत्त इस फिल्म में दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, पर वहीदा के ऑपोजिट उन्होंने खुद फिल्म करना सही समझा। कहा जाता है वहीदा के सीन खासतौर पर गुरुदत्त खुद लिखा करते थे। वहीदा से नज़दीकी के चलते गुरुदत्त अपनी पत्नी गीता दत्त से दूर होते चले गए। उनका घर टूट चुका था। ऐसे में अपना घर बचाने के लिए गुरुदत्त ने 1963 में वहीदा रहमान से दूरी बना ली। इस दौरान वहीदा को गुरुदत्त के मेकअप रूम में जाने से भी रोका जाने लगा। उन्होंने पूरी तरह से वहीदा से मिलना बंद कर दिया था, पर कहा जाता है कि वो मरते दम तक अपने दिल से वहीदा रहमान को नहीं निकाल पाए थे। गुरुदत्त की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो अपने खास दोस्त अबरार अलवी से मरने के अलग अलग तरीकों पर बात करते थे। ऐसे में अबरार को लगता था कि गुरुदत्त बस हंसी मजाक में ये बात कर रहे हैं, लेकिन गुरुदत्त के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता था। गुरुदत्त अपनी पत्नी से आए दिन होते झगड़ों से परेशान थे। कहने को तो गीता अपने बच्चों के साथ गुरुदत्त से अलग रह रही थीं, पर फोन पर आए दिन दोनों की तीखी बहस होती थी। 9 अक्टूबर को गुरुदत्त से अबरार अलवी मिलने गए तो उस वक्त गुरुदत्त शराब पी रहे थे। इस बीच उनकी गीता दत्त से फ़ोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उनके पास अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में गुरुदत्त ने नशे की हालत में गीता को अल्टीमेटम दे दिया कि बेटी को भेजो वरना तुम मुझे मरा हुआ पाओगी। रात 1 बजे अबरार और गुरुदत्त ने खाना खाया और अबरार अपने घर चले गए। गुरुदत्त भी शराब की बोतल लिए अपने कमरे में चले गए। जब सुबह गुरुदत्त का चेकअप करने डॉक्टर्स की टीम पहुंची तो उन्हें लगा गुरुदत्त सो रहे हैं और वो टीम लौट गई। गीता गुरुदत्त को लगातार फ़ोन कर रही थीं। फिर काफ़ी देर तक जब गुरुदत्त नहीं उठे तो गीता को शक हुआ और उन्होंने नौकरों से गेट तोड़ने के लिए बोल दिया। जब गेट तोड़कर देखा गया तो गुरुदत्त पलंग पर लेटे हुए थे। ऐसे में नौकरों ने अबरार अलवी को बुलाया। अबरार जब घर पहुंचे तो गुरुदत्त कुर्ता पजामा पहने पलंग पर दिखे। पलंग के बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें थोड़ा गुलाबी पदार्थ बचा हुआ था। अबरार ने देखते ही कहा कि गुरुदत्त ने खुद को ख़त्म कर लिया है। लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता? अबरार को ये इसलिए पता था क्योंकि वो अक्सर गुरुदत्त से मरने के तरीकों पर चर्चा करते थे। गुरुदत्त ने अबरार से कहा था कि नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चों को गोलियाँ खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोलकर पी लेना चाहिए। अबरार को उस टेबल पर रखे गिलास ने गुरुदत्त की वही बात याद दिला दी। गुरुदत्त ने कागज के फूल, प्यासा, 14वीं का चांद, साहिब बीवी और गुलाम, मिस्टर और मिसेस 55 जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों को कल्ट सिनेमा के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्म प्यासा को दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना गया। वहीं 2010 में गुरुदत्त को टॉप 25 एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम माना गया। उनकी फिल्म प्यासा फिल्म डायरेक्शन के कोर्स में शामिल की गई है। फिल्म साहिब बीवी और गुलाम के लिए गुरुदत्त को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोड्यूसर के तौर पर गुरुदत्त की आखिरी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी और डायरेक्टर के तौर पर कागज़ के फूल थी। फिल्म कागज़ के फूल उस समय डिज़ास्टर साबित हुई और इससे गुरुदत्त को 17 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। गुरुदत्त को उस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने से बहुत बड़ा झटका लगा था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद वो नशे के आदी हो गए और बेहद शराब पीने लगे। हालांकि उनकी मौत के बाद इस फिल्म को क्लासिक माना गया। आज के समय में इस फिल्म को सिनेमैटिक टेक्स्ट बुक की तरह देखा जाता है। कई निर्देशक इस फिल्म को वक्त से आगे की फिल्म बताते हैं। के आसिफ द्वारा बनाई जा रही फिल्म लव एंड गॉड में गुरुदत्त को लीड एक्टर के तौर पर साइन किया गया था, पर अफसोस की बात है कि इस फिल्म के बनने से पहले ही गुरुदत्त और के आसिफ दोनों इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इसके अलावा साधना के ऑपोजिट फिल्म पिकनिक भी उनके जाने के बाद अधूरी रह गई। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को उनकी मौत के बाद धर्मेंद्र के साथ बनाया गया। ये उनकी टीम की आखिरी फिल्म थी।